हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एमपीजी के एक फुल कोर्स में हमारा जो टॉपिक चल रहा है मध्य प्रदेश के प्रमुख पठार चल रहे हैं, जिसका एक पार्ट मैंने कल आपको समझा दिया था और इसमें 3 प्रमुख पठार के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था और बाकी के 4 पठार पढ़ाने के लिए आज मैंने बोला हुआ था। तो आज हम लोग उसी का कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग 4 प्रमुख पठार पढ़ेंगे, जिसमें रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और पूर्वी पठार या बघेलखंड पठार शामिल हैं। तो एक एक करके इन सभी पठार को हम लोग देखते हैं। एक बार सभी लोग कमेंट कर दें, आप सभी को मेरी वॉइस और स्लाइड यहाँ पे क्लियर है क्या? अगर क्लियर हो तो हम लोग क्लास को फिर स्टार्ट करें। सभी का स्वागत है क्लास में। ठीक है, आई थिंक सब लोग को क्लियर है ना? गुड इवनिंग अमित। एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो पठार हम पढ़ेंगे ये रीवा पन्ना का पठार पढ़ेंगे, ठीक है। और रीवा पन्ना पठार की अगर बात करेंगे तो ये किस दिशा में आता है, कहाँ पे आता है? तो रीवा पन्ना पठार सबसे पहले अगर मैप में देखें तो ये जो आपका पठार है, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाना आप लोग। ठीक है, ये जो हिस्सा है पूरा ये रीवा पन्ना का पठार आता है, ठीक है। जो पूरे पठारी क्षेत्र का लगभग कितने परसेंट है आपका? यहाँ पे 10.37% है, यानी 10.37% है इसमें। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल आप देख पा रहे हैं 31,954 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो ये किस दिशा में आता है, तो आपको देखेंगे तो ये बुंदेलखंड के पठार ऊपर देखेंगे तो इसके दक्षिण में आ जाएगा। वहीं अगर मालवा का पठार देखेंगे तो इसके पूरब में आ जाएगा। यही नर्मदा सोन घाटी देखेंगे तो इसके उत्तर में आ जाएगा, है ना। लेकिन ये दिशा आपको अगर ये रटने वाली चीजें नहीं है, अगर आप मैप से पढ़ रहे हैं तो आपको ऑलरेडी सारी दिशा यहाँ पे पता होगी इसमें। चलिए अब देखते हैं अक्षांशीय विस्तार, कहाँ तक इसका अक्षांश का विस्तार है, कहाँ तक इसका देशांतर का विस्तार है। तो 23 डिग्री से लेके 25 डिग्री तक, है ना। 23 डिग्री यहाँ पे आता है, 23 डिग्री, और यहाँ पे जो आएगा आपका 25 डिग्री आएगा। तो ये उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। वहीं देशांतरी विस्तार की अगर हम लोग बात करेंगे तो 78 डिग्री से लेके, कहाँ से? अगर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे जो स्टार्ट होता है 78 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेके यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ पे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर तक रीवा पन्ना के पठार का विस्तार है, ठीक है। प्रिया, अमित, सभी का स्वागत है क्लास में। क्लास को प्लीज सभी लोग एक बार शेयर कर दें, है ना। जितना ज्यादा स्टूडेंट रहेंगे उतनी ही क्लास इफेक्टिव होगी। चलिए, क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया, कितना क्षेत्रफल है यहाँ पे? 31,954 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। जो टोटल कितना है 10.36 या कहीं कहीं 37% भी लिखा रहता है। नेक्स्ट, अब देखिए, अगर बात करें रीवा पन्ना का पठार किससे बना हुआ है, तो विंध्यन शैल समूह से बना हुआ है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है विंध्यन कगार भूमि भी कहलाता है। आगे हम पढ़ेंगे इसे और क्या कहते हैं, विंध्यन कगार भूमि भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत जिले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिले आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से जिले आ जाएंगे? तो जिले आ जाएंगे आपका रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना, दमोह, ये सभी जो है प्रमुख जिले इसमें आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, थैंक यू प्रिया। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जलवायु कैसी पाई जाती है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म पड़ती है और शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है। जबकि हम उत्तर वाले जो पठार पढ़े थे, जैसे मध्य भारत का पठार पढ़े थे, तो हमने देखा था कि गर्मी में अधिक गर्मी पड़ रही थी और ठंड में बहुत ठंड पड़ रही थी वहां पे, है ना। यानी अधिक गर्मी भी अधिक ठंड भी मध्य भारत के पठार में। लेकिन यहाँ रीवा पन्ना के पठार में अगर अंतर देखेंगे तो गर्मी में साधारण गर्मी पड़ती है, लेकिन शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इस पे जलवायु का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो वनों में सबसे अधिक जो पाया जाता है बांस पाया जाता है, तेंदुपत्ता पाया जाता है यहाँ पे, फिर शीशम, खैर, इन सभी के वृक्ष पाए जाते हैं। और मिट्टी अगर बात करें तो यहाँ पे मिश्रित मिट्टी पाई जाती है इसमें, ठीक है। ये हम कह सकते हैं लाल पीली मिट्टी। अगर एक मिट्टी का चयन करना हो तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। और ये जो मिट्टी होती है ज्यादातर ये चावल के उत्पादन के लिए ज्यादा प्रमुख रहती है। इसलिए देखेंगे तो रीवा पन्ना के पठार और बघेलखंड क्षेत्र, इस क्षेत्र में जो है चावल का उत्पादन जो है ज्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? नदी की बात करें, कौन कौन सी नदी यहाँ से निकलती है या प्रवाहित होती है इस पठार से, तो नदियों में देखेंगे तो टोंस नदी, केन नदी, बीहड़, महान, बिछिया, है ना। ये जो प्रमुख नदियां हैं जो प्रवाहित होती हैं, कहाँ से होती हैं?
रीवा पन्ना के पठार से प्रवाहित होती है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, टोंस, केन, बीहड़, महान, बिछिया आदि। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताएं कि किस नदी को शक्तिमती भी कहा जाता है। आगे रिवर वाला चैप्टर, इसके जस्ट बाद जो चैप्टर आएगा नदियों वाला ही पढ़ेंगे। तो अभी थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि शक्तिमती, कहीं कहीं पे सुक्तिमती भी लिखा रहता है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, शक्तिमती है इसका। तो शक्तिमती किस नदी को कहते हैं, फटाफट बताएं कमेंट करके आप लोग। ठीक है, चलिए फसल की बात करें तो फसल जो उत्पादन होता है कौन कौन से होता है यहाँ पे, गेहूं, तो मैंने बताया चावल और तिल, इन सब का क्या होता है यहाँ पे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। और रीवा पन्ना का जो पठार है ये चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। इसके अलावा गेरू, गेरू आप लोग देखे होंगे, जो रंगीला पत्थर रहता है आपका, है ना, पहाड़ों में पाया जाता है, वो थोड़ा सा कमजोर रहता है ना, सामान्य पत्थर की तुलना में ये हल्का कमजोर रहता है, लेकिन यहाँ पे गेरुआ रंग रहता है, यानी कि हल्का सा लाल रंग लिए रहता है इसमें आपका। ठीक है, वहीं हीरा उत्पादन के लिए भी ये पठार जाना जाता है इस पे। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड। केन नदी को ही क्या कहा जाता है, शक्तिमती भी कहा जाता है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फिर मैंने बताया रीवा पन्ना पठार को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं विंध्यन कगार भूमि भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए विंध्यन कगार किस पठार को कहा जाता है, तो विंध्यन कगार जो कहा जाता है ये रीवा पन्ना के पठार को कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम स्कार्प लैंड भी है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप मेरी क्लास ले रहे हैं तो जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ आपको, ये जितने चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, आप किसी भी किताब को उठा के देख लेना, किसी भी एक किताब में आपको पूरे फैक्ट नहीं मिल पाएंगे। और मैं ये आपको बार बार बोलता हूँ, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको इससे अलावा किसी भी किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको केवल इसके ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, इससे अधिक डिटेल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको एग्जाम निकालना है, और एग्जाम जितना निकालने के लिए इंपॉर्टेंट है, और सारे फैक्ट मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। चलिए, फिर मैंने आपको बताया था पर्वत वाले चैप्टर में बताया था कि विंध्यन पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है सद्भावना शिखर है, जिसे गुडविल चोटी भी कहा जाता है। ये जो चोटी है विंध्यन की सबसे ऊंची चोटी गुडविल, जिसे सद्भावना शिखर भी कहते हैं, ये इसी पठार के अंतर्गत आता है। और कौन से जिले में आता है, दमोह जिले में आता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 752 मीटर, कहीं कहीं पे 754 भी लिखा रहता है। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे स्थान का नाम क्या है, तो संग्रामपुर, दमोह में स्थान का नाम क्या है, संग्रामपुर, जहां पे गुडविल या सद्भावना शिखर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जवेरा के गुम्मद के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जवेरा का गुम्मद कहाँ पे आता है, तो जवेरा का गुम्मद जो आता है रीवा पन्ना के पठार में आता है। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि रीवा पन्ना पठार का दूसरा नाम आपको ध्यान रखना है विंध्यन कगार क्षेत्र। ठीक है, तो अगर विंध्यन कगार क्षेत्र ऑप्शन में रहता है तो आप वो भी कर दीजिएगा, अगर वो ऑप्शन में नहीं रहेगा तो रीवा पन्ना का पठार जरूर ऑप्शन में रहेगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगले पॉइंट पे। अब अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ये आता है नर्मदा सोन घाटी, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला, नर्मदा सोन घाटी। रीवा पन्ना पठार आपको समझ में आया, कमेंट करें जल्दी से, अगर कोई डाउट हो तो हम लोग फिर से समझाएं इसको, नहीं तो आगे बढ़े फिर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब देखते हैं अगला जो पठार है ये नर्मदा सोन घाटी आता है। और नर्मदा सोन घाटी देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा जो कहलाता है ये नर्मदा सोन घाटी कहलाता है। ठीक है, ये हिस्सा, और सोन नदी जो है यहाँ भी जाती है, तो थोड़ा सा कुछ हिस्सा हम यहाँ भी ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो पूरा हिस्सा है किसमें आ जाएगा आपका, यहाँ तक नहीं जाएगा, यहीं तक जाएगा ये, तो नर्मदा सोन घाटी कहलाएगा ये हिस्सा। और ये देखें तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है और मालवा के पठार के दक्षिण में स्थित है ये। ठीक है, नर्मदा सोन घाटी, इसका विस्तार अगर देखें तो 22 डिग्री से लेके 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। वहीं देशांतरी विस्तार में 74 डिग्री से लेके 81 डिग्री तक पूर्वी देशांतर विस्तार है यहाँ पे, है ना, 74 से लेके कहाँ तक आएगा आपका ये 81 डिग्री तक आ जाएगा। लेकिन मैं पहले ही क्लास में आपको बता दिया हूं कि ये अगर नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। हालांकि जब मेंस की तैयारी आप करोगे तो मेंस की तैयारी के लिए अगर ये पढ़ लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, याद हो जाएगा, क्योंकि वहां पे अगर कोई पठार पूछ लिया जाता है तो उसका कुछ फैक्ट अगर आप डाल दोगे तो और भी इफेक्टिव आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, फिर अगर क्षेत्रफल देखें तो नर्मदा सोन घाटी का जो क्षेत्रफल है ये 86,000 वर्ग किलोमीटर है,
जो टोटल आपके पठारी क्षेत्र का लगभग 26%, 26% है। सबसे अधिक किसका है? सबसे अधिक आपका 28% जो आता है ये मालवा का पठार आता है। और फिर आपका देखा जाए तो सेकंड नंबर पे जो आएगा ये आ जाएगा नर्मदा सोन घाटी आ जाएगा। कहीं कहीं पे 27% भी लिखा रहता है, क्योंकि 26.9 ऐसे कुछ इसका है, तो आपका कहीं कहीं 27% भी आता है, 26% भी आता है, लेकिन ज्यादा अगर एग्जैक्ट हम लेके चलेंगे तो 26% ज्यादा सही आंसर है इसका। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कितने हैं, तो मैंने आपको बताया इसका क्षेत्रफल कितने हैं, 86,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यहाँ पे क्या है, वर्षा थोड़ी सी अधिक मात्रा में होती है। ये देखिए ये पूरा जो विस्तार है नर्मदा सोन घाटी का है, यहाँ पे वर्षा थोड़ा अधिक होती है। तो लगभग औसत वर्षा अगर देखें तो 125 सेंटीमीटर यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे एक भ्रंश घाटी है, सक्रिय घाटी है। ठीक है, भ्रंश घाटी का मतलब ही होता है यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर जो रहेगा कौन सा पर्वत रहेगा, विंध्य पर्वत श्रृंखला। नीचे कौन सा पर्वत है आपका, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। और इन दो पर्वतमालाओं के बीच से होकर नदी जा रही है, यानी कि एक सक्रिय घाटी से होकर जा रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं। और ढलान जो है इसका किस दिशा में है, तो ढलान इसका जो है पूरब से पश्चिम को इसका ढलान है, इसलिए नर्मदा नदी जो है इसी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इस पे। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि यह घाटी मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला। अगर आपसे पूछ लिया जाए एमपी का सबसे निचला स्थान कौन सा है, तो सबसे निचला स्थान आपका यही है, नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो यहाँ पे गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, गहरी काली मिट्टी। जबकि मालवा के पठार में ज्यादातर जो मिट्टी पाई जाती है साधारण काली मिट्टी पाई जाती है ना। लेकिन यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, यहाँ पे गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इस पे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इस घाटी का जो निर्माण हुआ है दक्कन ट्रैप के चट्टानों से और धारवाड़ विंध्य क्रम की चट्टानों से हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी वजह से इसका जो मिट्टी है इसका रंग क्या होता है, काला होता है। फिर जिले इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, तो जिले आपको सबको पता है, जहां जहां नर्मदा नदी जा रही है वहां आप जिले नाम गिना दो। तो जबलपुर में जाती है, नरसिंहपुर में जाती है, होशंगाबाद जिसका अभी हाल ही में नाम बदल के क्या हो गया है, इसका नर्मदापुरम हो गया है ना। हरदिया का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक हंडिया का नाम बदल दिया गया है। ठीक है, अभी ये एमपी करंट अफेयर का हिस्सा है, मैं आपको कराऊंगा भी आगे। और हंडिया का शायद नाम जो हुआ है आपका नाभि स्थल ऐसे कुछ करके हुआ है। ठीक है, क्योंकि नर्मदा का नाभि स्थल कहलाता है हंडिया, इसलिए इसका नाम हंडिया बदल के क्या कर दिया गया है, नाभि स्थल। ये अभी कल ये परसों का अपडेट है एमपी करंट अफेयर में, इसको मैं कराऊंगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं नर्मदा सोन घाटी में। तो यहाँ पे जबलपुर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, हरदा, सीहोर और रायसेन ये प्रमुख जिले हैं जो किसमें आएंगे, नर्मदा सोन घाटी में आएंगे। ठीक है, हाँ हाँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जलवायु अगर देखा जाए नर्मदा सोन घाटी की, तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है और शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है। ये यहाँ का अंतर है। ठीक है, और वर्षा की बात करें तो वर्षा जो है यहाँ पे पश्चिम की ओर जो है आपका यहाँ पे बढ़ता चलता है। जैसे जैसे हम पश्चिम को जाएंगे तो यहाँ पे वर्षा की मात्रा बढ़ती चलेगी इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लगभग अगर देखा जाए तो 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा है, ये हम लोग कर चुके हैं इस पे। नदियों की देखें तो नदियों में नर्मदा और उसकी सहायक नदियां आप ले लीजिए। जैसे नर्मदा, खुद नर्मदा नदी हो गई, तवा नदी हो गई, इसमें आपका हिरण, शेर, हथनी, दूधी, तिंदोनी, ये सभी जो नदियां हैं ये किस क्षेत्र से बहती हैं, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र से ही प्रवाहित होती हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा मिट्टी की मैंने बता दिया, यहाँ पे गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। फसल में जो है कपास का उत्पादन ज्यादा होता है, यहाँ पे मूंगफली का होता है, गेहूं का होता है, चावल का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर खंडवा खरगोन साइड इधर देखेंगे थोड़ा सा ऊपरी हिस्से में, तो यहाँ पे आपका कपास का उत्पादन भी ज्यादा होता है और इस क्षेत्र में आपका गेहूं का होता है। खनिज में देखा जाए तो यहाँ पे चूना पत्थर का उत्पादन होता है, संगमरमर, चीनी मिट्टी, इन सभी का जो है प्रमुखता उत्पादन होता है नर्मदा सोन घाटी में। ठीक है, नेक्स्ट एक बात और ध्यान रखिएगा, मानव सभ्यता का जो सबसे पहले साक्ष्य मिला हुआ है, पुरातात्विक साक्ष्य यानी हड्डियों के जो साक्ष्य मिले हैं, ये नर्मदा घाटी में मिले हैं, है ना। तो मानव का कंकाल का प्रथम जो साक्ष्य मिला है, ये आपको यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं।
मानव कंकाल का प्रथम साक्ष्य मिला है कहाँ से? नर्मदा घाटी से। ठीक है। और अगर कहा जाए कि मानव खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मानव खोपड़ी के साक्ष्य जो मिले हैं ये हथनौरा से। कहाँ से मिला है? हथनौरा, जो खरगोन के आसपास आता है। ये हालांकि हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे पूरा इसका, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है। और यहाँ की नर्मदा घाटी की जो कृषि अर्थव्यवस्था है बहुत ही मजबूत अर्थव्यवस्था है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इस पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये कुछ फैक्ट हैं, ये फैक्ट हालांकि मैं आपको जलवायु में पढ़ाऊंगा तो अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एमपी में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो पचमढ़ी में होती है, हम सबको पता है। 199 सेंटीमीटर यहाँ पे होती है। ये यहाँ का टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। जलवायु में पढ़ा दूंगा इसको, मैं वो पढ़ाऊंगा ही मैं। चलिए अगले पठार पे आते हैं। ये पठार है आपका पूर्वी पठार, यानी जिसे बघेलखंड का पठार कहा जाता है। और अगर इसकी अवस्थिति देखें हम लोग, तो ये जो हिस्सा है आपका, देख पा रहे होंगे, ये हिस्सा जो कहलाएगा आपका बघेलखंड का पठार कहलाता है। जो अगर देखें तो ये नर्मदा सोन घाटी के पूरब में आता है, और सतपुड़ा मैकल श्रेणी के कहा जाए तो उत्तर में आ जाएगा ये। ठीक है, ये बघेलखंड का पठार है, जिसे पूर्वी पठार के नाम से भी इसको जाना जाता है इसमें। ठीक है, चलिए अब इसका अगर क्षेत्र देखें, स्थिति देखें इस पे, तो मैंने बताया नर्मदा घाटी के पूर्व में आ जाता है। क्षेत्रफल कितना है? 25,000 वर्ग किलोमीटर है। मैंने पहले बताया प्रीलिम्स में आज तक आप जितने भी आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, 20 साल के 25 साल के, मैंने अभी तक किसी भी पठार का ना तो क्षेत्रफल देखा हुआ है क्वेश्चन में, ना ही मैंने अक्षांश और देशांतरी विस्तार देखा हुआ है। मेंस के लिए लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इसमें। हाँ, ये जरूर पूछा जा सकता है आपसे, या पूछने की संभावना ये रहती है कि ये कितने परसेंट है ना? तो कितना परसेंट है? 7% है। कितना परसेंट है ये? 7% है। ये पूछा जा सकता है। ये सबसे छोटा पठार कौन सा है? तो पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार, ये पूछा जा सकता है। लेकिन क्षेत्रफल मैंने अभी तक इससे नहीं पढ़े हैं, लेकिन जानकारी के लिए अगर रखना चाहें तो जानकारी आप रख सकते हैं इस पे। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे विस्तार जो है 23 डिग्री से लेके 24 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश है। वहीं देशांतरी विस्तार जो आता है ये 80 से लेके 82 डिग्री पूर्वी देशांतर तक आता है। ऊंचाई जो है 400 से लेके 600 मीटर तक है, समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट अब फैक्ट पे आते हैं इस पे। इसका जो मुख्य विस्तार है ये कहाँ कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश पे तो है, लेकिन कुछ क्षेत्र जो आता है आपका छत्तीसगढ़ में भी आता है। इसलिए इस पठार से महानदी जो है प्रवाहित होती है, और महानदी जो जाती है कहाँ से आती है? छत्तीसगढ़ की से होके जाती है, लेकिन यहाँ भी ये पठार में ये शामिल किया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है औसत वार्षिक वर्षा जो है, सबसे अधिक जो औसत वार्षिक वर्षा होती है ना, ये पूर्वी पठार में होती है। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी कर देते हैं, ठीक है, और उसको देख के सतपुड़ा मैकल श्रेणी लगा देते हो, तो वो गलत है। सर्वाधिक औसत जो वार्षिक वर्षा होगी ये बघेलखंड के पठार में, यानी कि पूर्वी पठार में सबसे अधिक वर्षा होता है। ये आपको ध्यान रखना है इस पे। ठीक है, हाँ बाकी क्लासेस भी, हाँ अभी का ये डेली क्लासेस चल रही है, इसमें 5-6 टॉपिक पढ़ा दिए हम लोगों ने, 5-6 हाँ लगभग हो गए हैं। तो इसके अलावा ये डेली चल रही है क्लासेस 9:30 बजे। व्हाट्सएप पे आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर लो मेरे को, तो वहां से पूरे अपडेट मिलती रहेगी। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है इस पे। बघेलखंड के पठार में मुख्य जो इसका व्यवसाय है वनों पे आधारित है, क्योंकि ये औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र है, यानी यहाँ पे उद्योग धंधे बहुत कम मात्रा में है, लेकिन वन से संबंधित यहाँ पे व्यवसाय अधिक है। ठीक है, जैसे हमारे जिले ले लो सीधी जिला, तो सीधी जिले में आज तक अभी भी रेल नहीं पहुंच पाई है ना? और रेल नहीं पहुंच पाई तो यहाँ पे क्या होता है कि, और ना ही कोई बड़ी इंडस्ट्री है सीधी जिले में, तो यहाँ पे क्या है, ये पिछड़ा क्षेत्र है। और पिछड़ा क्षेत्र है तो ज्यादातर किस पे रहते हैं? वन या वन से संबंधित जो व्यवसाय रहते हैं वहाँ पे ज्यादा यहाँ पे चलता है। लेकिन जिलों में अगर बात करें तो वहाँ पे व्यवसाय जो है ये बिखरा पड़ा है या फिर विकसित है। चलिए, अगर उत्खनन की बात करें तो उत्खनन उद्योग यहाँ पे है। जैसे सिंगरौली देखेंगे तो सिंगरौली का जो कोयला है ये पूरे केवल भारत नहीं पूरे वर्ल्ड लेवल पे फेमस है सिंगरौली। तो ये आपका कोयले में भी यहाँ पे है, उत्खनन क्षेत्र में भी ये जाना जाता है, और औद्योगिक दृष्टि से कैसा है आपका? पिछड़ा क्षेत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये देखिए, ये मैप में आपका ये वाला जो क्षेत्र है क्या कहलाएगा? आपका पूर्वी पठार, जिसमें ये एमपी का क्षेत्र है, और ये कुछ क्षेत्र देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का भी क्षेत्र आपको दिख जाएगा यहाँ पे।
चलिए, जहां पे आपको डाउट आएगा, जहां पे समझ में नहीं आएगा, आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा, उसको दोबारा मैं बता दूंगा। अगर स्पीड ज्यादा होगी तब भी आप बता सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे नदियां देखें तो कौन कौन सी नदियां यहाँ से प्रवाहित होती है, तो देखेंगे तो सोन नदी। सोन नदी जो आती है ये उत्तर की ओर जाती है, हम सभी को पता है यहाँ पे। फिर जोहिला नदी है, महानदी मैंने बताया छत्तीसगढ़ की ओर जाती है, गोपद नदी जो हमारे जिले से होकर गुजरती है, बनास नदी है, रिहंद नदियां हैं। ये सभी नदियां जो प्रवाहित होती हैं ये कौन से पठार में आएगी, बघेलखंड के पठार में ये सभी नदियां प्रवाहित होती हैं। वहीं अगर जलवायु की बात करेंगे तो जलवायु कैसी पाई जाती है, तो जलवायु यहाँ पे मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, रायसेन साइड में नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। मिट्टी की देखें तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है, ये लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए चावल उत्पादन के लिए काफी फेमस है। तो सबसे अधिक अगर पूछ लिया जाए चावल उत्पादन कहाँ पे होता है, तो सबसे अधिक चावल उत्पादन जो होगा पूर्वी पठार में, बघेलखंड के पठार में चावल का उत्पादन ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगले पॉइंट पे। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मैंने आपको बता दिया, ये यही क्षेत्र है। और ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म रहता है और शीत ऋतु में यहाँ पे ठंड अधिक पड़ती है इस क्षेत्र में। ठीक है, चलिए। हाँ, फिर सबसे मेन अब जो है इनमें से मालवा पठार के बाद अगर देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण जो पठार आता है ये नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा मैकल श्रेणी में आता है। तो अंतिम में जो पठार में रखा हुआ हूँ इसको डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, नर्मदा सोन घाटी का। तो नर्मदा सोन घाटी के सतपुड़ा मैकल श्रेणी का, सतपुड़ा मैकल श्रेणी कितने भागों में बटा हुआ है, मैंने आपको बताया था 3 भागों में इसको बांटा गया है। एक है आपका पश्चिमी श्रेणी, दूसरा है आपका मध्य श्रेणी और तीसरा जो आता है आपका पूर्वी श्रेणी। पश्चिमी श्रेणी के अंतर्गत जब मैं आपको पर्वत पढ़ा रहा था तो यहाँ पे कुछ पहाड़ियां भी मैंने बताया था, आप फिर से इसको पहाड़ियां देख सकते हैं। इसपे इस राजपीपला यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है आखा रानी की पहाड़ी, ठीक है, बड़वानी की पहाड़ी, बुरहानपुर दर्रा, असीरगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। इसके अलावा एक बीजलगढ़ करके भी आता है, बीजलगढ़ की पहाड़ी। ये सब जो आता है आपका राजपीपला श्रेणी के अंतर्गत प्रमुख पहाड़ियां हैं। फिर मध्य श्रेणी में महादेव की पहाड़ी आता है और इसके अलावा ग्वालीगढ़ की पहाड़ी जो आता है ये किसमें आएगा, आपका मध्य श्रेणी में आ जाएगा। और पूर्वी श्रेणी में मैकल श्रेणी या अमरकंटक जो पहाड़ी है ये किसमें आ जाएगा, पूर्वी श्रेणी में आ जाएगा। तो कभी कभी पहाड़ी पूछ लिया जाता है तो ये आपको ध्यान रखना है अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो, ठीक है। हाँ, चलिए फिर अगर बात करें कि ये जो है किस दिशा में है, स्थिति क्या है इसकी, तो सिंपल से आप देख पा रहे हैं नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण में ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, आपका सतपुड़ा मैकल श्रेणी। ये हिस्सा कौन सा कहलाएगा, आपका सतपुड़ा मैकल श्रेणी कहलाएगा, ठीक है। और ऊपर कौन सा है, नर्मदा सोन घाटी। क्षेत्रफल की बात करें तो 34,000 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। वहीं अगर परसेंटेज देखा जाए तो टोटल 11% के आसपास इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। और अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 21 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक। देशांतरी विस्तार कितना है, 74 डिग्री से लेके 81 डिग्री तक पूर्वी देशांतर तक है। और औसत ऊंचाई कितने हैं, 400 से 600 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। नेक्स्ट, इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो क्योंकि इसके नीचे अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र राज्य आ जाएगा और यहाँ पे पठार एक प्रमुख पाया जाता है, दक्कन का पठार। ये भी जो निर्मित है दक्कन ट्रैप शैली, यहाँ पे शैल पाए जाते हैं उसी से निर्मित हुआ है ये, ठीक है। और गोंडवाना और दक्षिण में कडप्पा शैल यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर ये यहाँ पे कौन कौन से जिले आते हैं, तो जिले आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई थिंक सब आपको पता होगा यहाँ पे, है ना। अगर देखेंगे यहाँ पे देखते चलेंगे तो खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, ठीक है, बैतूल इधर आ जाएगा आपका, फिर इधर सिवनी, छिंदवाड़ा, ठीक है, होशंगाबाद, पचमढ़ी, है ना, पचमढ़ी होशंगाबाद में ही आता है। तो ये सभी जो जिले आएंगे, कुछ क्षेत्र जो है अगर देखेंगे तो यहाँ पे बालाघाट भी आ जाएगा आपका, मंडला भी आ जाएगा। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आ जाएगा आपका सतपुड़ा मैकल श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बस 5 मिनट और है तो 5 मिनट अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर बाकी हम लोग कल करेंगे, ये टॉपिक खत्म कर देते हैं अच्छे से। अगले पॉइंट पे देखें तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख नदियां प्रवाहित होती हैं, तो यहाँ से जो नदियां प्रवाहित होती हैं तो कुछ हिस्सा जो जाता है नर्मदा नदी का भी जाता है, लेकिन मुख्यतः जो जाएगा आपका ताप्ती नदी, ठीक है। फिर अगर देखेंगे तो यहाँ पे वेनगंगा नदी,
वेनगंगा के बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे वर्धा नदी है, और इन दोनों का ही संगम क्या कहलाता है, ये आप लोग बताएं मुझे, इन दोनों का संगम कौन सा कहलाता है और किस नदी में दोनों जाके मिलती हैं, ये आप बताएं, फिर आगे मैं बताता हूँ इस पे। ठीक है, तो ये नदियां हैं। इसके अलावा जो है आपका बावनथड़ी नदी है ना, बावनथड़ी नदी है जो आपका, ठीक है, छिंदवाड़ा तरफ से प्रवाहित होती है आपका। तो ये आपको ये प्रमुख नदियां हैं जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से होके गुजरती हैं। ठीक है, चलिए, आई थिंक यहां तक आप लोग को सबको क्लियर होगा, किसी ने नहीं बताया। ठीक है, तो वर्धा वेनगंगा का संगम क्या कहलाता है, इतना मैं उम्मीद कर रहा था आप लोग को पता होगा, लेकिन किसी ने आंसर नहीं किया। प्राणहिता कहलाता है। क्या कहलाता है, प्राणहिता। और इसका संगम जो मिलता है किसमें मिलता है, गोदावरी की। और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से है, गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। ठीक है, चलो, एक आंसर आया है अविका का, प्राणहिता, बाकी किसी का आंसर नहीं आया है। चलिए कोई बात नहीं, अब आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं इस पे। देखिए, अगला अगर बात करें तो यहाँ पे फसल किसका किसका उत्पादन होता है, तो ज्वार का उत्पादन होता है, यहाँ पे गेहूं का उत्पादन होता है, अलसी, सोयाबीन, कपास, चावल, यानी मोटे जो अनाज है उसका उत्पादन होता है, और तिलहन का भी यहाँ पे उत्पादन भरपूर मात्रा में होता है, वहीं कपास और चावल का उत्पादन भी ये होता है यहाँ पे। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, प्राणहिता। अब देखिए, केवल ये जो क्षेत्र है केवल फसल के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि ये खनिज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखेंगे जितने भी प्रमुख खनिज आपको देखेंगे, ज्यादातर ये उत्पादन होता है आपका सतपुड़ा मैकल श्रेणी में। जैसे अगर आपने सुना होगा मैग्नीज के बारे में, तो मैग्नीज की सबसे बड़ी खदान कौन सी है, भरवेली, है ना, जो एशिया की सबसे बड़ी खुली खदान है। तो भरवेली जो खदान आती है कहाँ पे आता है, बालाघाट में। कहाँ पे आएगा आपका ये, बालाघाट में। फिर दूसरा आपने सुना होगा तांबे के लिए एक खदान है जिसका नाम क्या है, मलाज खंड। सुना है कि नहीं सुना है, तो मलाज खंड जो तांबे की खदान है, ये भी कहाँ पे आएगा आपका, ये भी आपका बालाघाट में आ जाएगा। तो मलाज खंड तांबे की खदान है, वहीं भरवेली जो है आपका मैग्नीज की खदान है, दोनों कहाँ पे आते हैं, बालाघाट में। फिर आपने सुना होगा पेंसिल आपने यूज करते होंगे इसमें, है ना, नॉर्मली सभी को यूज करते हैं। तो पेंसिल के अंदर जो कार्बन रहता है वो कहलाता है आपका ग्रेफाइट। तो क्या कहलाएगा आपका, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का जो उत्पादन होता है एमपी में, वो कहाँ पे होता है, बैतूल में। तो बैतूल भी किस क्षेत्र में आ जाएगा, बैतूल जो आता है आपका सतपुड़ा मैकल श्रेणी के अंतर्गत ही आ जाएगा। फिर कोयले की अगर बात करें तो कोयला जो है आपका बैतूल जिले का कोयला बहुत फेमस है, सारणी जो आता है बैतूल के अंतर्गत ही आता है, ताप विद्युत केंद्र। ये जो फेमस है, ये तो कोयला का उत्पादन हो रहा है, ग्रेफाइट का उत्पादन हो रहा है, मैग्नीज का उत्पादन हो रहा है, तांबे का उत्पादन हो रहा है, यहाँ पे बॉक्साइट का भी उत्पादन होता है। तो खनिज की दृष्टि से ये काफी प्रसिद्ध क्षेत्र है ये, और संपन्न क्षेत्र है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगले पॉइंट पे। तो इतनी ही कहानी थी, बाकी देखें तो बहुत सारे टॉपिक इसमें अंतर आ जाएंगे। नदियां देख लें, नदी मैंने बता दिया। फिर अगर आप देखोगे तो पर्यटन स्थल देख लोगे, है ना, राष्ट्रीय उद्यान देख लोगे, तो सब चीज इसमें नहीं पढ़ाया जा सकता था, नहीं तो पूरा एमपी इसमें आ जाता है ना। तो आज यही हम लोग खत्म करते हैं एमपी के पठार का प्रमुख जितनी चीजें थी मैंने पूरा पढ़ा दिया है। अगला जो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट और आप लोग का फेवरेट, सबका फेवरेट, नदियां। तो कल से हम लोग जो पढ़ेंगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ये मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लगभग 4 या 5 क्लास में लूंगा इसमें, जिससे अच्छे तरीके से मैं कंप्लीट करा दूं। और टेंशन मत लीजिए अगर रिस्पांस मुझे थोड़ा कम मिल रहा है, लेकिन उम्मीद करता हूं आप लोग कल से और सपोर्ट करोगे क्लास को। तो प्रीलिम्स के पहले पहले मैं ये क्लास कंप्लीट करा दूंगा। और अब तो मुझे कोई डर भी नहीं है कि अनअकैडमी वाले जो है कोर्स कभी बंद करा देंगे, कभी कब शेड्यूल करते हैं, तो अब तो कोई डर नहीं है। अपना चैनल है, अपना सब कुछ यहाँ पे है। तो ये प्रीलिम्स के पहले पहले जो है आपको ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बस आप लोग इसको सपोर्ट करते रहें, क्लास को शेयर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग। पीडीएफ आपका थोड़ा लेट मिलेगा इसका, है ना, तो 9630828149 पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और 1 या 2 दिन से मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा। अभी मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि 1 या 2 दिन से इसकी ऑब्जेक्टिव क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतने ही रखते हैं। क्लास को आप लोग शेयर जरूर करिएगा, और लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दो अभी आप लोग, जिससे पता चले आपको क्लास पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। जिसको पसंद नहीं आ रहा है वो डिसलाइक भी कर सकता है। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास का टाइम जो है 9:30 बजे है, थोड़ा 2-4 मिनट कभी लेट हो जाता है तो वेट भी कर सकते हैं आप लोग, लेकिन नॉर्मली जो टाइम हमारा है 9:30 बजे का है। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद सभी को।